ये कैसा ग्राम है जहां इस समय देश की राजनीति का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा है। इस ग्राम में बसने वाले 40 करोड़ युवाओं ने कैसे सरकार की नाक में दम कर रखा है, और क्या सरकार अब ये रास्ता ही बंद कर रही है? करोड़ों युवा ऐसा क्या कर रहे हैं कि हर मिनट पर सहम जाती है सरकार, करती है मदद की गुहार। आजमगढ़, पटना और कोलकाता से आ रही हैं कौन सी बड़ी खबरें जो कर रही हैं राज्य सरकारों को बेचैन? व्हाट्सएप ने शुरुआती दौर में खूब विराट छवियां बनाई, लेकिन फिर कैसे बदनाम होते होते बन गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। घंटी जरूर बजाएं, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ये तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। एक ग्राम है जो आपके नक्शे पर नहीं दिखेगा। वो किसी एक राज्य में नहीं है, लेकिन उसमें भारत की 48 से 55 करोड़ की आबादी बसती है, और इसमें भी 76% आबादी युवाओं की है। ऐसे युवाओं की जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच है। इसी ग्राम से तय हो रहा है देश की भविष्य का रास्ता। हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया का वो मैदान जो सिर्फ नाच, गाने, फैशन और रील्स के लिए मशहूर रहा, लेकिन अब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले युवाओं ने रील्स को राजनीति से ऐसा जोड़ा है कि राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक इसी ग्राम पर आए दिन नजर आने लगे हैं। लेकिन युवाओं के इस मैदान में बहुत सारे बैरिकेड लगे हैं जिन्हें बीजेपी चाह कर भी पार नहीं कर पा रही है। जब से दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन ज़ी का आंदोलन हुआ, तब से बीजेपी के लिए इंस्टाग्राम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस मैदान का महत्व और मतलब बीजेपी ने समझा ही नहीं, और बीजेपी का जैसा चरित्र है उसने दूसरा रास्ता चुना। यानी इंस्टाग्राम पर जो आवाज़ें उठी, उन्हें सुनने के बजाय उन पर पर्दा डाल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस साल मार्च से लेकर जुलाई के महीने तक सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर करीब 1,95,000 रील्स और पोस्ट को ब्लॉक करने के आदेश दिए। यानी हर रोज करीब 1,275 रील्स ब्लॉक की गई। या आप ये भी कह सकते हैं कि हर 68वें सेकंड पर सरकार को पसंद न आने वाले कंटेंट पर पर्दा डाल दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा 1 लाख पोस्ट इंस्टाग्राम पर ब्लॉक की गई। दूसरे नंबर पर रहा फेसबुक, 80,000 पोस्ट हटाई गई। यूट्यूब पर लगभग 15,000 बार सरकार की कैंची चली। इंस्टाग्राम पर ऐसा क्या हो रहा है जो सरकार को इतना डराता है, इसको समझेंगे आगे। लेकिन पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे युवा सरकार से कह रहा हो कि तुम कितनी रील्स रोकोगे, हर फोन से रील ही रील निकलेगी। हर घर से, हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से निकलेगी रील्स। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आई छात्राओं के प्रदर्शन की रील्स दिन भर इंस्टाग्राम पर छाई रहीं। आजमगढ़ के स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी से नाराज जेन अल्फा सड़कों पर उतरा। बड़ी संख्या में छात्रों ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। मांग स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हो। छात्रों का कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमित शिक्षक करीब 26 साल से नहीं है। गणित के शिक्षक की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है। छात्रों ने कहा कि प्रशासन ने उनका भविष्य दांव पर लगा दिया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्राइवेट टीचर के नाम पर 50-50 रुपए लेने का भी आरोप लगाया। छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर होगा प्रदर्शन। छात्राओं ने यह भी बताया कि जब शुरुआत में उन्होंने ये मांग प्रशासन के सामने रखी, स्कूल प्रशासन के सामने, तो उनसे कहा गया चिल्लाओ मत, तुम्हें इसी स्कूल में पढ़ना है। और इसी के बाद छात्र छात्राओं का आंदोलन और भड़क गया। अब देखिए, आंदोलन करना इन छात्राओं का प्रोफेशन नहीं है। इनके बीच में से कोई कवि या लेखक नहीं है, लेकिन फिर भी इन छात्राओं ने नारा बनाया। और देखिए, एक है
बिना केमिस्ट्री टीचर के हमारा भविष्य एसिड की तरह जल रहा है। और यही है वो नारा जो इंस्टाग्राम के रास्ते होता हुआ सरकार में बैठे लोगों की आंखों में तेजाब की तरह चुभ रहा है। हमारे स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और फिजिक्स के भी टीचर नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हमारे स्कूल में आए। तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और हम फेल हो रहे हैं, तो इसकी गारंटी ये लोग तो लेंगे नहीं। सरकार को पसंद न आने वाली दूसरी रील बिहार की राजधानी पटना से आई, जहां एक नए आंदोलन के लिए छात्र जुट रहे हैं। छात्रों की पहली मांग है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीटी और मेंस की परीक्षा अलग अलग न कराकर एक साथ कराई जाए। कांस्टेबल भर्ती समेत दूसरी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। गड़बड़ियों की जांच हो और पेपर लीक पर लगाम लगाई जाए। पटना में यह प्रदर्शन लगभग 12 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजते बजते सरकार को छात्रों की पहली मांग माननी पड़ी। बीपीएससी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन बाकी मांगों को लेकर छात्र अब भी अड़े हुए हैं। यहां एक बात बड़ी है, बात समझने वाली है। इस तरह के छात्र आंदोलन पहले भी होते रहे हैं। ऐसे मौकों पर सरकारों ने या तो डंडा चलाया या छात्रों की बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब माने या न माने, जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन हुआ उसके बाद से सरकारें छात्रों की बात सुन रही हैं, उनकी बात मान रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि उनको करना क्या है, इसीलिए उनमें काफ़ी छटपटाहट है। शाम होते होते सरकार को बेचैन करने वाली रील्स पश्चिम बंगाल से भी आने लगी, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने अब्दुल के परिवार से मिलने के बाद कोलकाता से सरकार को सीधी चेतावनी दी। बांकुड़ा के करीसुंडा गांव के 25 साल के अब्दुल ने गांव का जर्जर स्कूल ठीक करवाना चाहा। आरोप है कि इसके बाद बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं और गुंडों ने अब्दुल और उसके पिता पर हमला किया और वो नहीं रहे। परिवार से मिलने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आज कोलकाता पहुंचे। उन्होंने बताया कि अब्दुल को बीजेपी के स्थानीय विधायक ने फोन करके धमकाया और उसे पाकिस्तानी तक कह दिया। अब सीजेपी ने 4 मांगे रखी है। पहली, अब्दुल के परिवार को सुरक्षा दी जाए। दूसरी, सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और अब्दुल के पिता के नाम पर एक स्कूल खोला जाए। आशुतोष रांका ने कहा कि अगर 10 दिनों में ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर बांकुड़ा जिले में एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा और एसडीएम का घेराव किया जाएगा। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं। उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर देश के कोने कोने से ऐसी आवाजें उठेंगी और ये आवाजें इंस्टाग्राम में पहुंचकर बड़ी होंगी और पूरे देश में गूंजेंगी, तो देश के हर कोने से इनको समर्थन मिलेगा और दुआएं मिलेंगी। और ट्विटर पर बौद्धिकता की तोपों के साथ तैयार बैठे लोगों के पास इस आवाज को रोकने का कोई मौका नहीं होगा। भारत में एक्स, जो पहले ट्विटर कहलाता था, पर सिर्फ 3 से 4 करोड़ यूजर्स हैं, यानी इंस्टाग्राम का 10% भी नहीं, और पूरे भारत की आबादी का तो 1 या 2% भी नहीं। लेकिन पिछले 12 सालों में देश की नीतियों से लेकर कूटनीति तक को एक तरह से ट्विटर पर ही तय करने की कोशिश हुई। 2012 और 13 के आसपास बीजेपी ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से सक्रिय हुई। उसने उस प्लेटफॉर्म पर उस वक्त यूपीए सरकार के खिलाफ खूब माहौल बनाया। टीवी चैनलों के संपादकों ने भी ट्विटर को ही अपना असिस्टेंट एडिटर बना लिया। वो ट्विटर से खबर उठाते और पूरे दिन चैनल पर चलाते। इस गेम में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां पीछे छूट गईं। इसका फायदा बीजेपी को खूब मिला। एक कांग्रेस के सांसद ने उस वक्त मुझे बताया था कि हमारे नेता कहते हैं
ज़मीन पर जाकर लोगों से मिलो, सोशल मीडिया छोड़ो। लेकिन ट्विटर एक ऐसे टाउन हॉल की तरह है जिस पर शुरुआत में भारत के अभिजात्य वर्ग के पढ़े लिखे, अपर मिडिल क्लास और इंग्लिश बोलने वाले लोग अपनी बात रखते। रिसर्च बताती है कि ट्विटर पर जो 3 से 4 करोड़ लोग भारत में एक्टिव हैं, उनमें 90% भारत के बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। लेकिन असली भारत ट्विटर से कहीं मीलों दूर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर बसता है। हालांकि इनमें से व्हाट्सएप का भी भरपूर इस्तेमाल बीजेपी ने किया। 2019 के आते आते व्हाट्सएप को बीजेपी ने एक ऐसी लाइब्रेरी में बदल दिया जिसकी आधे से ज़्यादा किताबें या झूठी हैं या जिनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर नेहरू को विलन, राहुल गांधी को देशद्रोही, सोनिया गांधी को CIA एजेंट और यहां तक कि महात्मा गांधी को भी अय्याश की तरह पेश किया। और क्योंकि व्हाट्सएप तब तक पुरानी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका था, तो इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें खूब झूठा इतिहास पढ़ाया गया। सुबह चाय के साथ फेक न्यूज़ परोसी गई, दोपहर को खाने के साथ हर आंदोलन को विदेशी टूल किट बताया गया और डिनर तक भारत को बनाया गया विश्व गुरु। एक पीढ़ी को रोज रात सपने में नेता को मसीहा की तरह देखने की आदत डाल दी गई। इस पीढ़ी को व्हाट्सएप में सुनाई देने वाली हर बात सच लगने लगी। लेकिन नई पीढ़ी ने जल्द ही पढ़ लिया कि व्हाट्सएप में झूठ खूब फलता फूलता है और बदनाम होते होते बन गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तब तक नई पीढ़ी शोर से दूर इंस्टाग्राम पर सुकून तलाशने लगी। ये सुकून पहले मनोरंजन बना, फिर बेचैनी, फिर सवाल पूछने का जरिया और अब ये हर आंदोलन का ईंधन बन गया है। इसी ईंधन से लगी सवालों की आग को सरकार ने पिछले 5 महीने में लगभग 2 लाख बार आदेश से बुझाने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात है कि एक तरफ इंस्टाग्राम को रोका गया तो दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री ने 5 दिन में 3 बार इंस्टा रील्स बनाकर जेन ज़ी से जुड़ने की कोशिश की। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से भी कहा कि वो इंस्टाग्राम पर जाएं। जब उससे भी बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया और पार्टी संभालने वाली पूरी टीम ही बदल दी गई। लेकिन इस नई टीम की औसत उम्र है 55 साल। कहाँ तो जुड़ना है 14 से 29 साल के युवाओं के साथ और कहाँ 42 में से 21 ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है। बीजेपी की नई टीम में सिर्फ 6 चेहरे ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। 15 ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 39 साल के बीच है। यानी बीजेपी और इंस्टाग्राम के बीच अब भी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसी दूरी को पाटने का उपाय बीजेपी को सूझ नहीं रहा है। इस दूरी को पाटना ज़रूरी है क्योंकि व्हाट्सएप दौर ने जो विराट छवियां बनाई थीं उनको इंस्टाग्राम का दौर चूर चूर करता दिख रहा है, जो कुछ के लिए चिंता और कुछ के लिए राहत की बात है। इस बदलाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश अब दूसरी पार्टियां कर रही हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कभी बीजेपी ने सबको पछाड़ते हुए ट्विटर का फ़ायदा उठाया था। 2029 के चुनाव तक देश में जेन ज़ी वोटर्स की संख्या 37 से 40 करोड़ के बीच होगी। यही वो वोटर हैं जो इंस्टाग्राम पर भी सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। सबसे बड़ी आबादी इन्हीं की है और इस आबादी तक पहुंचने के रास्ते को बीजेपी खुद हर 67वें सेकंड पर ब्लॉक करके दूरी को हर दिन और बढ़ा रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और जब आप बताएं तो विस्तार से लिखिएगा आपको कौन कौन सी बात पसंद आई, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने यहाँ सीखी, जो नई बातें रही हों इस पैकेज में, इस वीडियो में। आज का पहला कमेंट मोहम्मद असीम हुसैन। दिबांग सर, आप जैसे रीढ़ वाले पत्रकार की देश को ज़रूरत है। बहुत खुशी हुई कि आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर निरंतर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही सब्सक्राइबर और बढ़ने चाहिए, थोड़ा कम स्पीड से बढ़ रहे हैं।
और बढ़ जाएंगे तो भी मैं यही कहूँगा कि और बढ़ने चाहिए। ये है सुधीर मिश्रा, कह रहे हैं दीवान सर, जब से आपको जानता हूँ मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। आप जैसे पत्रकार हैं जो अभी भी इस देश में सच्चाई की आवाज़ उठा सकते हैं। सुधीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं ये बताइए। ये भी बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहेंगे। और ये हैं वैभव कुशवाहा, एकदम सच। आज के दौर में जहां असली मुद्दे छिप जाते हैं वहां दिबांग सर जैसे बेबाक और रीढ़ वाले पत्रकार ही उम्मीद जगाते हैं। आपकी आवाज़ और आपका बेखौफ अंदाज ही इस चैनल की असली ताकत है। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद वैभव, आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए। ये हैं A.K. राय, कह रहे हैं दिबांग सर, माई ग्रैंडपा वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि सच्चाई देखनी है तो सिटी सेंटर से बाहर निकलो एंड यू डू द एग्जैक्ट। थैंक्स फॉर एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड कॉमन पॉइंट्स। राय साहब धन्यवाद। मुझे लगता है इस माध्यम में सबसे ज़रूरी चीज़ ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स में ही सबसे ज़्यादा आनंद भी है। हम लोग भी वो शुरू करेंगे धीरे धीरे। और ये हैं मैक्सिमा होरो, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन गुरुजी। आई हैव फॉलोड योर जर्नलिज्म for 25 years. You have only improved over time, and I can hope and pray that you are allowed to continue with your style of journalism. I have forwarded your previous 3 podcasts to over 30 contacts in the fond hope that they will have carefully listened to your commentary from the beginning to the very end, because everyone should listen to every word. Satyamev Jayate. ये आज का सबसे बढ़िया संदेश था। कह रही है कि मैंने आपके वीडियोस को 30 लोगों को भेजा। आप लोग भी भेजते हैं क्या? बताइए आप लोग कितने लोगों को भेजते हैं। इंतज़ार रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबके साथ शेयर कीजिए। और एक बात, जब भी वीडियो शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए। अच्छा हो कि उसको आखिर तक देखिए, क्योंकि इसी तरीके से YouTube आंकता है कि कोई वीडियो कितना अच्छा है। धन्यवाद।